क्लास 6, 7 और 8 के विद्यार्थियों के लिए आज मैं व्याकरण का पहला चैप्टर, पहला पाठ, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिपि और व्याकरण। भाषा, भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाषा की उत्पत्ति भाष धातु भाष धातु से हुई है। यानी अपने भाषा का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान। जिस साधन की सहायता से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को स्वयं समझते हैं, वो साधन भाषा कहलाता है। अर्थात विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा कहलाता है। विचारों के आदान विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा कहलाता है। जिस माध्यम से हम अपनी बात को दूसरों को समझा सकें और दूसरे की बात को स्वयं समझ सकें, वो साधन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अर्थात अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे की बात को समझ लेना, यही भाषा है। भाषा के रूप, भाषा के भाषा के मुख्य दो रूप हैं। नंबर 1 लिखित। लिखित भाषा यानी कि लिख करके हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो लिखित भाषा कहलाती है। जब हम लिखकर अपने विचारों या भावों को
दूसरों तक पहुंचाते हैं। जब हम लिख करके अपने विचारों या भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं वो लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र, जैसे पत्र, पत्र के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। नंबर 2, मौखिक भाषा। मौखिक, मौखिक अर्थ होता है मुख से बोलकर। जब हम अपने विचारों को मुख से बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने विचारों को जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं वो हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे दो व्यक्तियों में झगड़ा, दो व्यक्तियों में झगड़ा हमारी कौन सी भाषा हुई? मौखिक, क्योंकि वो बोलकर ही अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे दो व्यक्तियों में बहस वार्तालाप। एक भाषा का तीसरा रूप भी होता है जो है आपकी सांकेतिक भाषा, लेकिन मुख्य आपके दो ही रूप होते हैं। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक अर्थ होता है संकेत, संकेत के द्वारा, इशारे के द्वारा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के विचार खुद समझ लेना। तो भाषा के हमारे कितने रूप हुए? मुख्य दो। पहला कौन सा है? लिखित, और दूसरा मौखिक। लिखित का अर्थ होता है लिख करके अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करना, और मौखिक अर्थ होता है बोल करके अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करना। मैंने आपको दोनों के उदाहरण देकर के मैंने आपको समझा दिया है। आगे मैं आपको बताऊंगा लिपि के बारे में। लिपि क्या है? देखिए, भाषा को व्यक्त करने के लिए, मौखिक भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है वो लिपि कहलाते हैं। ऐसा नहीं, यानी कि मौखिक भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन लिखित चिन्हों की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाता है? आपका लिपि कहलाता है।
लिपि। मौखिक भाषा को जिन चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। अलग अलग भाषाओं की जो लिपि है वो अलग अलग है। जैसे हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वो होती है हमारी देवनागरी। पंजाबी गुरुमुखी और अंग्रेजी की रोमन। इसी प्रकार अलग अलग भाषाओं की जो लिपि है वो अलग अलग होती है। अब आपकी समझ में आया लिपि क्या होती है? लिपि यानी भाषा को व्यक्त करने के लिए, मौखिक भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन लिखित चिन्हों की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। अब आता आपका व्याकरण। व्याकरण, व्याकरण के बारे में आज आपको बताऊंगा। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण टॉपिक है आपका। व्याकरण जिसको इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण के द्वारा ही हमें भाषा की अशुद्धियों का ज्ञान होता है। जिसकी वह शास्त्र जिसके द्वारा हम
शुद्ध पढ़ना। व्याकरण व शास्त्र जिसको हम शुद्ध पढ़ना, पढ़ने का मतलब होता है हम किसी भी चीज को पढ़ें वो सही पढ़ें, किसी भी चीज को लिखें वो सही लिखें। शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। बोलना सीखते हैं, यानी किसी भी भाषा को हम शुद्ध पढ़ सकें, उसका शुद्ध उच्चारण कर सकें, और किसी भाषा को हम शुद्ध रूप से लिख सकें, और किसी भाषा को हम शुद्ध रूप से बोल सकें। ये सब किसके अंतर्गत आता है? व्याकरण के अंतर्गत आता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, ये हमने लिखा है यहां पर किरण, ये इसमें किसकी अशुद्धि है? इसमें है लेखन की, लिखने की। लेकिन व्याकरण के अंतर्गत हम इसको क्या लिखेंगे? किरण। ऐसे बोलने में है, बोलने में हम